हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच 0.1 में। तो जैसा कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसलिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है, उसके बाद हम कराएंगे, फिर देख लेना है आपको कैसे होगा। आप हार मत मानिएगा मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको देखते रहिएगा। इन कुछ क्वेश्चनों में आपका जरूर पेपर में फंसेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, हम पहले बता देंगे कि ये कौन सा चैप्टर और किस चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो बोल रहा है कि संदीप एक ओवरकोट मतलब कोट को 8,540 में बेचकर 22% लाभ कमाता, मतलब कि इतने में बेचकर लाभ कमा रहा है, 22% लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीपी आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, सीपी। तो आप जानते हैं कि हमेशा सीपी 100% होता है। तो बोला है कि 100% पे 100% पे जो बेचा है उस पे 22% की प्रॉफिट कमाया है। तो 22% का प्रॉफिट मतलब कि 122% पे जब ये बेचा है तो कितने का बिका है? इतने रुपए में बिका है। ठीक है, इतने रुपए में बेचकर कितना परसेंट? 22% का लाभ कमाया। तो पूछा है कि 100% की वैल्यू बताओ, मतलब कि 100% के यहाँ पे वैल्यू बताना है। तो आप जानते हैं कि 1% क्या हो जाएगा? यहाँ से 22 यहाँ नीचे चला जाएगा, तो आप लिखेंगे 122% यहाँ पे नीचे चला आएगा। ठीक है, उसके बाद 100% का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 122 सत्ते यानी कि 70 बार चला जाएगा। ठीक है, 70 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू जो है यहाँ पे आपका 7,000 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद करना है। तो आप पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो आप चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 122% का निकालना था, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा था 100% का, हमने निकाल दिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम एचसीएम से क्वेश्चन है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 15 और 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष आता है, बचता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का डिजिबिलिटी रूल से भी आप कर सकते हैं। तो पहले डिजिबिलिटी रूल से करा दे रहे हैं, उसके बाद आपको तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिबिलिटी रूल क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए 54 है पहले, तो हम 9 से पहले चेक करते हैं। तो 9 से विभाजित, जब 54 से विभाजित है तो 9 से भी विभाजित होगा। तो 9 से विभाजित करने पे देखिए यहाँ पे एक शेषफल आएगा, तो यहाँ पे भी भाग देना है, एक शेषफल आएगा। तो इसमें देखिए कौन से किस संख्या को 9 से भाग देने पे शेषफल एक आता है। तो यहाँ पे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये नहीं है। यहाँ पे देखिए आएगा, तो ये हो सकता है। फिर यहाँ पे 12 है, तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे 8 है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 शेषफल आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही था, और आप देख रहे हैं कि पहले ही ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो गया। तो इसी प्रकार आप तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो तरीके से करने का क्वेश्चन, इसका आंसर है जैसे एलसीएम निकालें, ठीक है, प्लस शेषफल यानी कि 10 को जोड़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगी, इतना 2 शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है, 10 शेषफल बचता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना है इन सभी संख्याओं का, उसके बाद उसको जोड़ देना है शेषफल को। तो ये हम एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा, तो हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए पहले यहाँ से 9 छंग 54, उसके बाद 5 चौक का 20, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे 5 चौक का 20, 5 तय 15 हो गया। उसके बाद 4 तय 12, तो यहाँ पे बस 2 आ जाएगा। और ठीक है, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 540 आ गया। तो ये 540 क्या है? एलसीएम है। ठीक है, जब ए एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम हम आपको बताए थे, एलसीएम में जोड़ देना है शेषफल को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 550, और जो कि देखिए आप ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर दिए थे। ठीक है, तो यही है।
दो क्वेश्चन को हमने हल कर दिया। तो थोड़ा सा आवाज़ मेरी लिपट सी जाती है मेरे भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को इससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, सभी आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। तो हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 6 अंकों की संख्या, यानी 6 अंकों की संख्या है 15x और 1 दिया है y2, संख्या 44 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई के बराबर है। मतलब x प्लस वाई इसमें पूछना है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, तो इसका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 44 से चूंकि विभाजित है, तो 44 का फैक्टर क्या है 11 इंटू 4, ठीक है। तो ये संख्या जो कि संख्या लिख लीजिए, 6 अंकों की संख्या 15x 1 y एंड 2। तो यहाँ पे 4 से पहले चेक करेंगे, ठीक है। 4 से विभाजित है कोई संख्या तो उसका डिजिबिलिटी रूल आप लोग जानते हो कि लास्ट की दो संख्याएं विभाजित होगी। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखेंगे कि 4 से विभाजित हो जाए, तो आप बोलेंगे कि y का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दीजिए, ठीक है। तो 1 रख दीजिए। उसके बाद 11 से विभाजितता रूल जानते हैं आप लोग, 11 से विभाजितता रूल ये है। तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए 15x 1, और यहाँ पे y का वैल्यू चूंकि 1 है तो यहाँ पे 2। उसके बाद 11 का विभाजितता रूल जानते हैं, ऑड प्लेस को जोड़िए और इवन प्लेस को। तो यहाँ पे इसी प्रकार इन सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 प्लस एक्स, ठीक है, सॉरी 2 प्लस एक्स, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट में कर देंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे इवन प्लेस पे, फिर 6 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 पे हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो गया। तो इसको इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो 8 का डिफरेंस ले लेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आपको इवन और ऑड प्लेस का डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे हमने एक ही पेन से कर दिया इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे इवन और ऑड प्लेस का जो कि डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे कि 11 से विभाजित हो जाए, तो हम कहेंगे कि 6 रख दीजिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 रख दीजिए। तो जब यहाँ पे 6 रख देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको वैल्यू 6 रख देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 सभी से विभाजित होता है, तो 11 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 11 से विभाजित हो जाएगा तो 6 वैल्यू रख देंगे। तो उसके बाद x प्लस वाई पूछा, तो आपका x भी आ गया और सॉरी y भी आ गया और x भी आ गया। तो यहाँ पे 1 प्लस 6 यानी कि 7 आपका आंसर होगा, और यहाँ पे पहला ही आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। गुणनफल पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या मान लीजिए, हम मान लेते हैं ए और बी, संख्या ए और बी मान लिए, ए और बी मान लीजिए, ठीक है। तो पूछा है इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग 80 है, तो ए प्लस बी वर्गों का योग 80 है, ठीक है, ये बोला है। उसके बाद उनके अंतर का योग, ठीक है, तो बोला है ए माइनस बी बराबर 36 है, ठीक है। तो आप ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते होंगे, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी दिया गया है, तो यहाँ पे 80 है, तो 80 लिख दीजिए। उसके बाद 2ab, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए इधर आ जाएगा, तो 2ab इज इक्वल टू यानी कि 80, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस 36 हो गया। तो उसके बाद 2ab बराबर 44,
जब इसको इसमें से माइनस करेंगे 44 आ जाएगा, और ए बी इक्वल टू 22। ठीक है, जब ये भाग चला जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो आप देखिए कि ए इंटू बी जो कि 22 आ गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आपका 22 होगा। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या देखिए, एचसीएफ और एलसीएम से है। तो जब फ्रैक्शन में चीज़ें दे दी जाए, फ्रैक्शन में चीज़ें दे दी जाए और एचसीएफ और एलसीएम पूछे आपसे, तो यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, तो इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि ऊपर वाले जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देना और नीचे का एलसीएम। ठीक है, इसको निकालना है। और यहीं पे एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में चीज़ें दी गई हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 32 है, 0.32 है, तो यहाँ पे 100 लगा देंगे, चूँकि 2 अंक पे दशमलव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव है, तो 272 अपन 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 अंक पे है, तो यहाँ पे 1 अंक पे है जब, तो 128, एक ही जीरो लगाएंगे 10, और यहाँ पे भी देखिए एक ही है, तो उसके बाद 144 अपन 10, तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर लेंगे। पूरा तरह से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बार चला जाएगा, 8 चौक के 32, उसके बाद यहाँ पे भी 4 से होंगे 25। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 4 से चला जाएगा तो 68, और यहाँ पे 25 4 से। ठीक है, यहाँ पे से दो से ही जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, और यहाँ पे 5 और 7 72। तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया, 8 25, जब तक कटे तब तक काट लेना है। ठीक है, 68 25 और 64 5। अब देखिएंगे कि आप कोई भी संख्या कटेगा नहीं। ठीक है, जब कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो ऊपर वाले का क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, जो कि यहाँ पे हमने आपको बताया। जो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आता होगा, तो हम बता देते हैं। एचसीएफ जब इसको निकालना है, जब छोटी सी संख्या दी होंगी तो सबसे पहले आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, जैसे 8 68 64 और 72, इसका एचसीएफ मान लीजिए निकालना है। ठीक है, ऊपर वाले का जब एचसीएफ निकालना है तो आपको कॉमन लेके निकाल लेना है। ठीक है, तो आप डिफरेंस उफरेंस मत करिए, कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 4 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 4 4 दूनी के 8। ठीक है, तो उसके बाद 4 4 सत्ते 28, फिर 4 4 छंग 24, फिर 4 4 8 है 32। ठीक है, तो यहाँ पे जब सब में से 4 कॉमन आ गया तो आप देखेंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद कोई भी कॉमन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कॉमन आएगा इसमें से नहीं, क्योंकि यहाँ पे 17 हो गया, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं। अगर कॉमन आता तो फिर हम कॉमन ले लेते हैं। तो उसके बाद इसका एचसीएफ 4 ही हो गया, तो 4 इसका एचसीएफ हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। और एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम यहाँ पे 25 ही हो जाएगा इसका। तो आप देखेंगे जब इसको विभाजित करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस मत करने लीजिएगा कि 68 -8 यहाँ पर करें और 60, इस प्रकार से एचसीएफ मत निकालिएगा। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि छोटी संख्या है जब, तो आपको कॉमन लेके एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ जब 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ नहीं लेंगे, जब आता होता तो और भी कॉमन ले लेते। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 16 होता ना, फिर 16 होता तो फिर से हम 2 कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 17 था, जो कि किसी में से, इसमें से सब में से 2 कॉमन आ जाता है, लेकिन इसमें से तो नहीं आता 17 में से, तो इसलिए नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 14 प्लस है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 6 और √5 का धनात्मक वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आपको वीडियो पॉज कर करके भाई पहले आपको प्रयास करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 14 + 6 √5 का धनात्मक वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि यहाँ पे पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 2, तो यहाँ पे 3, 2 3 6, उसके बाद √5। ठीक है, तो यहाँ पे जब रूट निकालते हैं तो 2 कॉमन लिया जाता है, तो इसका जो है कि जोड़ 14 आना चाहिए स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9
और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, उसके बाद 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 आ गया, ठीक है। तो जब 14 आ गया तो इसका यही रूट है, तो यहाँ पे लिख दीजिएंगे आप धनात्मक वर्गमूल इसका 3√5 है, ठीक है, यही √5, और यही आपका देखेंगे कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हमने दिया था। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यदि संख्या अनंत श्रेणी x बराबर 6 + 6 + 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कोई फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए, जो कि अभाज्य गुणनखंड में। तो आप अभाज्य गुणनखंड में जब इसको तोड़ेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन है तो चूंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे बड़ा वाला ही आंसर हो जाएगा और आपका सेकंड वाला आंसर हो गया, ठीक है। और यदि यहीं पर माइनस होता है, ठीक है, सब में माइनस होता है, एक क्वेश्चन आपका राइट हो गया, तो लेकिन इस पे यदि माइनस इन्फिनाइट तक जाता तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और छोटा वाला आंसर हो जाता है, तब उसका आंसर 2 होता है, तो आपको 2 लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस था, चूंकि यहाँ पे प्लस था तो आपको 3 लगाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 50 से कम 3 के गुणज मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का 50 से कम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 ... इन्फिनाइट, ठीक है, ये होती है। तो आप यहाँ पे 3 का गुणज क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं, ठीक है, 9, इसी प्रकार 12 और ... कहाँ तक जाना है आपको, 16, 16 × 48, ठीक है। तो 48 तक जाना है, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगी 48 पूरा पूरा, लेकिन इससे बड़ा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बोला है 50 से कम, ठीक है, 50 से कम 49 नहीं ले सकते हैं, तो 49 भी लेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसी प्रकार 48 तक ही ये संख्याएं रुक जाएंगी। तो इसका बोला है कि योग बताइए, तो इसका योग क्या करेंगे आप, तो ये कितनी संख्याएं हैं बताइए, ये कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, फिर 3 × 2, फिर 3 × 3, इसी प्रकार ये क्या है, 16 × 3 है, ठीक है, 16 × 48। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 से लेके 16 तक, यानी 16 संख्याएं हैं ये पूरा। तो आप एसन का फॉर्मूला जानते होंगे, एसन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला जानते होंगे। तो एसन क्या है यहाँ पे, एसन यानी कि 16 संख्या है, तो n की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे 16/2, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3, फर्स्ट टर्म 3 है, और लास्ट टर्म क्या है 48, यहाँ पे 48 है, ठीक है। तो इसको विभाजित दे देंगे, 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 51, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 8, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे आपका 408 आंसर हो जाएगा, और सी आपका एकदम राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, चूंकि यहाँ पे 16 संख्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पे 16 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ग्रुप डी में और आरआरबी में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान देना है, समपूर्णांक बोल सकता है, विषम पूर्णांक बोल सकता है। तो योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछा है, तो ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को 140 लिखिए, ठीक है, 140 लिखिए, और यहाँ पे कितनी संख्या है बोला है, 7 संख्या है, तो इस प्रकार के 7 से विभाजित कर दीजिए, जो कि यहाँ पे देखिए कि 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया, तो ये बीच वाली संख्याएं हैं, सबसे जो बीच में होगी, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या 20 है, चूंकि सम बोला है तो 2 पे डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और 3 इधर रहेगा, यानी कि 18, 16 और 14, और इन सब का अगर यदि आप प्लस करेंगे, ठीक है मेरे भाई, इन सभी को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि 140 ही आ जाएगा, 140 से आ जाएगा। और बोला है कि इसमें सबसे समपूर्णांक सबसे बड़ी
तो यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 26 आपका सी ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अगर यदि विषम, यहाँ पे विषम बोलता है तो आप विषम संख्याएं लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है आरआरबी में आपका। तो यहाँ पे 26 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें जिस संख्या से बोलेगा उससे आपको भाग दे देना है बस। और बीच वाली संख्या आप जैसे कि हमने बताया तो यहाँ पे 20 है। ठीक है, सबसे बड़ी बोलेगा तो सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी बोलेगा तो 14 लिख देंगे आप, और बीच वाली संख्या बोलेगा तो 20 लिख देंगे। और इसी प्रकार से क्वेश्चन यह पूरी तरह से हल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और आपको हम हमेशा वीडियो अच्छी अच्छी डालते रहेंगे आपके ग्रुप एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।